हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बीजी में काम कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बीजी में कंपनी कैसे क्रिएट होती है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रांजैक्शन, डिस्प्ले, प्रिंट, ईमेल, एसएमएस, हाउसकीपिंग, हेल्प, फेवरेट, एड इन आदि सब के बारे में जानेंगे। हमारा काम सिर्फ इसका बेसिक नॉलेज देना है, प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। तो आपको बीजी में शुरू से लेके एंड तक मेन जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है वो आपको फुली डिटेल के साथ बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी क्रिएट। अभी आपके सामने ये बीजी है, मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ और डबल क्लिक किया। ये मेरे पास बीजी का वर्जन बीजी 8.4 है, 14 है। अब इसमें हमने जैसे इस पर क्लिक किया तो इसने डोंगल के लिए पूछा सिक्योरिटी डिवाइस ऑन करने के लिए, क्योंकि अगर हम विदाउट डोंगल खोलेंगे तो ये एक डेमो मोड में खुलेगी जिसमें हम 1 मंथ तक ही एंट्री कर सकते हैं, यानी कि ओनली अप्रैल मंथ तक का 30 अप्रैल तक इसकी एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज आगे एंट्री नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बीजी में क्या होता है कि बीजी में काम करने के लिए सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करनी होती है। तो सबसे पहले ऑप्शन है कंपनी क्रिएट का। तो कंपनी क्रिएट से पहले मैं इस पूरी लिस्ट में जो कमांड्स हैं मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। ओपन कंपनी तब यूज़ की जाती है जब आपने पहले कंपनी क्रिएट कर रखी हो, ठीक है। और दूसरा है क्रिएट कंपनी करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हुए कंपनी को क्रिएट करेंगे। उसके बाद में बैकअप डाटा, आप इसका बैकअप ले सकते हो। बैकअप के लिए आपको इसको लोकेशन बतानी पड़ेगी, तो ये आपके सारे डाटा का जो आपने इसमें एंट्री किया है, जो आपने एंट्री की है, उस सभी डाटा का बैकअप लिया जा सकता है। उसके बाद में रीस्टोर डाटा, आपकी कंपनी आप काम करते करते आपका डाटा कुछ क्रैश हो गया है या कुछ बग्स आ गए हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होने के बाद में इसमें बग आने की कई बार संभावना रहती है, क्योंकि अपडेट वर्जन होते हैं तब उसमें इस बग को दूर किया जाता है और कुछ एरर्स वगैरह हो जाती है कभी कभार। लेकिन ये इसलिए जो अपने डाटा को रिस्टोर करना जरूरी हो जाता है। ये होता है स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर। अब आपको लगता है कि मैंने 4 साल का डाटा कॉपी किया, 4 साल का डाटा मैंने इसमें एंट्री कर रखा है, क्योंकि जैसे ही हम कंपनी क्रिएट करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आपका फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपने फाइनेंशियल ईयर मान लो 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट किया और आज तक 31/3/20 तक कंप्लीट किया। लेकिन अब आप चाहते हो कि मुझे हर फाइनेंशियल ईयर का स्प्लिट सॉफ्टवेयर चाहिए, यानी कि उनकी कंपनी स्प्लिट चाहिए, अलग अलग काम करना है मेरे को। तो यहाँ आप उस फाइनेंशियल ईयर को अलग अलग स्प्लिट कर सकते हो, अदरवाइज ये कंटिन्यू चलता रहता है। उसके बाद नंबर आता है डिलीट कंपनी, तो इससे आप कंपनी डिलीट भी कर सकते हो। तो मेरे सामने मैंने कंपनी ओपन है, मैं इसमें से सैम्पल कंपनी को डिलीट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए मेरे पास पासवर्ड होना जरूरी है। पासवर्ड के बगैर कंपनी को डिलीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये कंपनी ओके होगी। मैं इसे एक बार बाहर जाता हूँ, देखो क्लोज किया, ओपन कंपनी खोलेंगे तो ओपन करने पे सैम्पल कंपनी खुल जाएगी और एसएमएस भी खुल जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी मैं कंपनी क्रिएट करूँगा तो नई कंपनी के लिए डाटा फिल करना होगा। सबसे पहले मैं ये बात कर रहा था डिलीट कंपनी की, तो मैं यहाँ डिलीट कंपनी करता हूँ सैम्पल को। तो इसमें वही पासवर्ड और यूज़र नेम देने पड़ेंगे। ओके करने के बाद ये पूछेगा डिलीट कंपनी या सिंगल फाइनेंशियल ईयर,
तो आप इस कंपनी में आपने अगर अलग अलग फाइनेंशियल ईयर है तो आप सिलेक्ट करके उसे डिलीट कर सकते हैं या पूरी कंपनी डिलीट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें फाइनेंशियल ईयर तो बनाया नहीं होगा, इसलिए डिलीट करते हैं पूरी कंपनी को। यस, ये निशान आ जाएगा आपके सामने कि डेंजरस डाटा डिलीटेशन। ओके किया तो स्पेसिफाई कंपनी डिलीटेड सक्सेसफुली। इस तरह से आपके सामने ये कंपनी डिलीट हो गई है। रीबुल्ट डाटा, ये कई बार रीबुल्ट डाटा इसलिए करना पड़ता है कि आपके डाटा में कई बार एरर आ जाती है कि डाटा का बैलेंस अपडेट नहीं होता है। उस वक्त इस डाटा को रीबुल्ट किया जाता है, यानी कि दोबारा से उसको रीचेकिंग किया जाता है और दोबारा से उसे कॉपी लिखा जाता है। ये आपको फिजिकली आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन ये नॉन विजुअल रहता है और इसके कारण ये बैक में डाटा क्रिएट होता है वापस। इसी तरह सेट डाटा डायरेक्टरी, इसके द्वारा आप जहाँ पे आप डाटा सेव करना चाहते हो वहाँ की लोकेशन बता सकते हो। जैसे मैंने ये सी ड्राइव में बीजी डाटा नाम की लोकेशन बताई है, यहाँ जाके ये डाटा सेव होगा। और आपको हमेशा कभी डाटा सी ड्राइव पे सेव नहीं करना चाहिए। सी ड्राइव हमेशा क्रैश होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि सी ड्राइव पे सिस्टम एरिया होता है और सिस्टम एरिया में एरर या कुछ वायरस वगैरह आने की संभावना रहती है, इसलिए वो एरिया बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है वायरस से। तो आपको इसकी लोकेशन हमेशा डी या अदर स्पेसिफाई जो डिवाइस है उस पर रखनी चाहिए। तो इसके बाद में सेट कलर स्कीम्स, आप इसके बीजी के कलर भी चेंज कर सकते हो। ये एक अपना काम नहीं है, आपको जैसा लगे वैसे आप कलर थीम्स चूज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको कलर लगे या जो आपको, वो आपकी चॉइस है। इसका अब ज़्यादा प्रोसीजर नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये आपकी चॉइस है कि आप कलर कैसे सेलेक्ट करना चाहते हो। अब आपके सामने ये मॉडल दिया हुआ है बीजी का सिलेक्टेड मॉडल, तो मेरे पास स्टैंडर्ड मॉडल है। ठीक है, आप इसमें जो आपकी इच्छा से बेसिक स्टैंडर्ड या एंटरप्राइज जो वर्जन लेना चाहते हो आप ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि जिस आपका काम का जो पर्पज़ है उस हिसाब से आप बीजी खरीद सकते हो। तो मेरा पर्पज़ तो सिर्फ ओनली आपको अकाउंट्स के बारे में बताना है, इसलिए आप इस पे इतना, मैं ओनली बेसिक, ठीक है, इसमें यही करूँगा कि मेरे को परचेज वगैरह ये अभी इसमें नहीं लेना। अभी तो मैंने अकाउंट्स के बारे में बताना आपको। ओके करूँगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक है बीजी कनेक्ट। बीजी कनेक्ट का मतलब है कि आप इंटरनेट से बीजी को कनेक्ट करना चाहते हो, तो ये नहीं करेगा क्योंकि नेट इसमें कनेक्ट नहीं है। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। बीजी कनेक्ट से इंटरनेट कनेक्ट होने के कारण भी नहीं होने के कारण बीजी कनेक्ट नहीं हो पाती। अब लाइसेंस मैनेजमेंट, तो आप इसमें लाइसेंस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जैसे सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन, जनरेट सिस्टम इंफॉर्मेशन, रीवैलिडेट सॉफ्ट लॉक्स लाइसेंस, गेट सॉफ्ट लॉक फाइल्स, चेंज सॉफ्ट लॉक, ईमेल आईडी पासवर्ड, सुरेंद्र सॉफ्ट लॉक लाइसेंस, अपग्रेडेड बीजी डोंगल। तो ये लाइसेंस मैनेजमेंट ओनली बीजी जो कंपनीज है उसके थ्रू होगा। ठीक है, वहाँ से आपको रिन्यूअल करवाना होगा, तो ये आप उनका काम है। तो आप उनसे अगर आपको बीजी की आवश्यकता के अनुसार आप इसे लाइसेंस चेंज करवा सकती हो। तो अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ, ये हमने कंपनी के अंदर के जो कमांड्स हैं वो सारे हमने बता दिए आपको, और एग्जिट करोगे तो बीजी से आप एग्जिट हो जाओगे। उसके बाद में ये आपके सामने पूरी स्क्रीन है, पूरी स्क्रीन में आपके सामने ऊपर हमारे डोंगल का नंबर वगैरह लिखा हुआ है, जो पासवर्ड है, और इसके अंदर आपके सामने नीचे कंपनी लाइसेंस मैनेजमेंट में आपने क्लिक कर रखा है, तो जिस तरह से आप स्टेटस देखोगे उस तरह से आपके सामने ये स्टेटस दिखाएगा। ठीक है, और ये नीचे आपके सामने
टाइम F10 खोलोगे तो क्लिक करोगे तो बटन दबा प्रेस करोगे तो कैलकुलेटर खुल जाएगा। और राइट साइड में शॉर्टकट कीज है, जैसे जब हम डाटा एंट्री करेंगे तो ये शॉर्टकट कीज का हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वाउचर एंट्री करते वक्त बीच में हमें कोई किसी अकाउंट्स को देखना हो तो हम शॉर्टकट कीज से उस अकाउंट को दे सकते हैं, या अकाउंट देखते वक्त हमें किसी वाउचर की एंट्री करनी हो तो हम वो एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं कंपनी क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने के लिए कंपनी पे क्रिएट पे क्लिक किया, और अब मैं बात फुल ऑफिस जंक्शन नाम से मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ऑफिस जंक्शन है, उसी हिसाब से मैं ऑफिस जंक्शन के नाम से कंपनी क्रिएट करता हूँ। कंपनी क्रिएट किया, कंपनी नाम दिया ऑफिस जंक्शन, प्रिंट नेम ऑफिस जंक्शन आना चाहिए, शॉर्ट नेम आप अपनी इच्छा से दे सकते हो। कंपनी कंट्री कौन सी, इंडिया, स्टेट मेरा राजस्थान है इसलिए। अब इसने पूछा कि फाइनेंशियल ईयर आपका 1/4/20 से शुरू होता है, लेकिन बुक भी वहीं से शुरू होती है, क्योंकि ये उनके लिए है जो उन बिजनेसमैन के लिए है, या जो नई संस्थाएं हैं, या जो नए अपना उद्योग शुरू करते हैं, तब वो अपनी बुक्स को 1/4/20 से न लिख के जैसे जुलाई से स्टार्ट करते हैं तो वो जुलाई से बुक लिख सकते हैं, तो जुलाई से बुक लिखते हैं तो उसी हिसाब से यहाँ अलग अलग तारीख देते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर तो 1/4/20 से स्टार्ट होता है, लेकिन बुक्स उन्होंने तो कब स्टार्ट किए, 1/7/20 से। तो यहाँ आप अपनी डेट चेंज कर सकते हो, तो मैं अभी चेंज नहीं करूँगा क्योंकि मैं 1/4 ही रखूँगा। उसके बाद में आप अपनी कंपनी का एड्रेस दे सकते हो। ठीक है, मैं वैसे ही सैम्पल के लिए दे रहा हूँ, और सिन नंबर दे सकते हो, टैन नंबर दे सकते हो। ठीक है, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस अपना दे सकते हो। सिंबल रुपीज़, पैसा, रुपीज़ फॉरन, ये आपके करेंसी के फॉन्ट है लिखने के लिए, इसमें इतना दिक्कत नहीं है। अब आप GST ऑन करना चाहते हो, मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मैं भी अकाउंट पे काम करना चाहता हूँ। GST इनेबल करने का मतलब है कि आप इन्वेंट्री पे वगैरह पे काम करना चाहते हो जब ये GST की जरूरत पड़ती है। फिलहाल अभी GST की बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ कंपनी क्रिएट करते हैं। सैम्पल हमें एक बार इसका बेसिक नॉलेज लेना है, वो भी डीपली। सेव किया, सेव करने पर इसने इन्फॉर्मेशन पूछा। इन्फॉर्मेशन में इसने पूछा कि आप डोंट कॉपी एनीथिंग, आप पहले से बनी कंपनी की कॉपी नहीं करना चाहते, या कॉपी करना चाहते हो तो सेकंड पे, या कॉपी मास्टर और फुल यूजर्स नेम के साथ करना चाहते हो तो तीसरा ऑप्शन। तो फिलहाल हम न्यू फ्रेश कंपनी बना रहे हैं, क्योंकि इससे पहली बार पर कंपनी बनी हुई है इसलिए पूछ रहा है। अगर पहली बार कोई कंपनी नहीं बनी होती तो ये नहीं पूछता। ठीक है, तो ओके करेंगे, तो ये कंपनी क्रिएट हो रही है आपके सामने। कंपनी क्रिएट हो रही है, अब प्रोसेसिंग में 14, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस हो रही है। 100 तक प्रोसेस होने के बाद में ये हमसे पासवर्ड, यूज़र नेम और पूछेगी, उसके बाद ये कंपनी क्रिएट हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल आपकी प्रोसेस में है, 2 मिनट लगेंगे इसको। जब तक हम साइड वाले मेनू की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले F1 दबाने पर आप ऑनलाइन हेल्प खोल सकते हो। इसके लिए F1 दबाने पे अल्ट के साथ F1 दबाओगे तो ऐड अकाउंट, नया अकाउंट एंट्री होगा, नया अकाउंट एंट्री होगा। F2 से नया आइटम एंट्री होगा। F3 से ऐड मास्टर में जाओगे, F3 से ऐड वाउचर करोगे, F5 से पेमेंट ऐड करोगे, F6 से कोई पेमेंट रिसीव करनी है, और F7 से कोई अब अदर एंट्री करनी है जो कैश से रिलेटेड ना हो। ये कंपनी क्रिएट हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब इस कंपनी के यूज़र और पासवर्ड हम देंगे। मैंने लिखा राज, और वही मैंने पासवर्ड दे दिया, रीचेक पासवर्ड दे दिया। ओके, अब आपके सामने ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस है, इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। एक बार अभी हमें मेन एंट्री करना, उनके बारे में पता करना, उनके बारे में सीखना है। तो सबसे पहले आपके सामने कंपनी जैसी क्रिएट की तो इसने क्लोज कंपनी और एडिट कंपनी 2 ऑप्शन दिए। क्लोज से आप क्लोज कर सकते हो, एडिट से आप एडिट कर सकते हो। एडिट में आप ऑफिस जंक्शन का नाम चेंज कर सकते हो, एड्रेस वगैरह, फाइनेंशियल सब कुछ चेंज कर सकते हो, वो भी
कोई एंट्री नहीं की अभी तक, तब तक एंट्री करने के बाद आप सिर्फ नाम चेंज कर सकते हो, फाइनेंशियल ईयर में कुछ गड़बड़ कुछ नहीं चेंज कर सकते आप। तो अब आपके सामने एडमिनिस्ट्रेटर में आपको बताया गया है, इसमें एक मास्टर है, मास्टर सब लिस्ट है, जिसके अंदर अकाउंट ग्रुप्स, स्टैंडर्ड नरेशंस, आइटम ग्रुप, मटेरियल सेंटर्स ग्रुप्स, यूनिट कन्वर्जन, बिल सेंडरी, मिलिशियस मास्टर्स। तो अभी इन चीज़ों की हमें आइटम से लेके, क्योंकि हम आप पहले ही कह चुके हैं कि हम ओनली अकाउंट बेस्ड काम करेंगे, तो अभी इन आइटम ग्रुप्स, मटेरियल सेंटर्स, इनकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले अकाउंट ग्रुप, इन दो के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अकाउंट क्या है। अगर आप अकाउंट के बारे में जानते हो तो मैं आपको इतना ज़्यादा डीपली बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अकाउंट से सबसे पहले बात करते हैं, अकाउंट किस तरह के अकाउंट होते हैं। यहाँ आप लिस्ट में जाके पहले सबसे पहले अकाउंट समझ लीजिए, और इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ। सबसे पहले अकाउंट आता है कैश इन हैंड, ठीक है। ये एक करंट एसेट होता है, क्योंकि करंट एसेट्स के अंदर आप चल संपत्ति ही रख सकते हो, ठीक है, चल संपत्ति जिससे आप डेली का लेन देन कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में ये आपके सामने ड्यूटीज़ एंड टैक्स वो होते हैं जो सरकार के को आपको देने होते हैं टैक्स, उनकी लिस्ट दी हुई है, ठीक है। ये आपके सामने टीडीएस, डेवलपमेंट टैक्स, एजुकेशन एक्साइज टैक्स, एजुकेशन टीडीएस, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सी चेस्ट, कमीशन ब्रोकेज, कॉन्ट्रैक्ट टू इंडिविजुअल हब, कॉन्ट्रैक्ट टू अदर, कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसपोर्टर, इंटरेस्ट, इस तरह के ये टीडीएस टाइप आपको गवर्नमेंट को देने वाले टैक्स की एंट्री है, ठीक है। ये उन्होंने बीजी में बाय डिफ़ॉल्ट आपको पहले दे रखी है। आप इसके अलावा खुद एंट्री करना चाहते हो तो वही आप ऐड में जाके अपना अलग से बना सकते हो। अब आपके सामने ये एक्सपेंस टाइप के अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेबिट, बैंक चार्ज, बुक पेरिडिकल, चैरिटी एंड डोनेशन, कमीशन ऑन सेल, कन्वेंस एक्सपेंस, कस्टमर डेप्रिसिएशन, फॉर प्रोवाइडिंग लीगल मिसलेनियस एक्सपेंस, ऑफिस मेंटेन, ऑफिस रेंट, पोस्टल, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, राउंड ऑफ, सैलरी, सेल्स प्रमोशंस, सर्विस चार्ज पेड, स्टाफ वेलफेयर, टेलीफोन एक्सचेंज, ट्रैवलिंग्स, वाटर्स, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दो टाइप के होते हैं, और इनकम भी दो टाइप की होती है। तो इसमें इनकम खाता कोई बना नहीं है, वो हमें खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनकम का टाइप डिफाइन नहीं होता किस तरह की होती है, लेकिन वैसे डिफाइन होता है कि इनकम दो टाइप की होती है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो यहाँ खाते भी, एक्सपेंस भी, खाते भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप के हैं। तो और इसके बाद में ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में अभी मैं बताता हूँ। इससे पहले हम नीचे वाले ये खाते कंप्लीट कर लेते हैं। फिक्स एसेट, वो फिक्स एसेट वो होती है जो आप, जिसका आप लेन देन में यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग हुई, मशीनरी हुई, ये अचल संपत्ति होती है, ये फिक्स एसेट होती है। इनको लंबे समय तक यूज़ किया जाता है, इसलिए इनको फिक्स एसेट बोलते हैं, क्योंकि इसको डेली आप किसी के साथ लेन देन नहीं कर सकते इनके लिए, ठीक है। उसके बाद में इनकम, तो सर्विस चार्ज और रिसिप्ट, ये है इनकम टाइप इनडायरेक्ट। फिर है प्रॉफिट लॉस खाता, इनकम में से एक्सपेंस घटने के बाद जो बचता है वो प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। इनकम अगर 10 रुपये है और खर्चा आपका 8 रुपये है तो 2 रुपये आपका प्रॉफिट होगा, और इनकम आपकी 10 रुपये और खर्चा आपका 12 रुपये है तो आपको 2 रुपये का लॉस होगा। तो ये उस लॉस प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए लॉस प्रॉफिट खाता है। सैलरी और बोनस पे, प्रोविजन एंड पेएबल, तो ये एक तरह का एडवांस खर्चा है जिसको दिखाने के लिए प्रोविजन पेएबल लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सैलरी हमने 31 तारीख को बनाई, लेकिन हम सैलरी अगली महीने की 5 तारीख को देते हैं। तो इस तरह ये प्रोविजनल यानी पहले से एक्सपेंसिबल खाता है, तो हम दे सकते हैं। परचेज, ये एक तरह परचेज खाता है, क्योंकि अभी हम इसमें अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम परचेज वगैरह सेल वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं ये परचेज अकाउंट है। इसमें मटेरियल को परचेज किया जाता है कंपनी किसी कंपनी से या सिंडिकेटर से, सेल्स
सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट, ये एडवांस तरह का कहीं डिपॉजिट करवाना होता है। जैसे किसी में अपने सिक्योरिटी बिजली विभाग में जब अपने बिजली कनेक्शन लेते हैं तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाते हैं, इसी तरह वो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड क्या होता है? इस तरह से स्टॉक इन, जो आपके पास स्टॉक है, क्योंकि इन्वेंट्री वाला डाटा है। बीजी इन्फो लिमिटेड एक सैंडरी क्रिएटर है, क्योंकि हमें सर्विस दे रही है इसलिए सैंडरी क्रिएटर है। इसलिए सैंडरी डेप्टर खाता भी होता है, ठीक है। सैंडरी क्रिएटर और डेप्टर में डिफरेंट, अब आपको डिफरेंट ये डिफरेंस होता है कि सैंडरी क्रिएटर हमें सर्विस देता है, उसके बदले हम उसे पैसा देते हैं, लेकिन सैंडरी डेप्टर वो होता है कि जो हमें इनकम के थ्रू पैसा हमें देता है। जैसे मान के चलो हमने ट्यूशन क्रिएट की, स्कूल के हिसाब से हमने ट्यूशन क्रिएट की, तो इनकम खाते ने ट्यूशन फीस को बच्चे के खाते में डाल दिया, इनकम CR DR। तो क्योंकि स्टूडेंट डेप्टर सैंडरी डेप्टर खाता है, तो हम क्या करेंगे, इनकम से सैंडरी डेप्टर खाते में DR करेंगे, और सैंडरी डेप्टर खाता जो स्टूडेंट है वो CR होकर DR कैश हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास में इनकम के थ्रू पैसा जाता है पहले बच्चे के पास, फिर बच्चे से हमारे पास आता है। इस तरह से ये हमारे पास गले में कैश हो जाता है, इसलिए वो DR हो जाता है। अब बात करते हैं, हम बीच में छोड़ गए थे इनकम डायरेक्ट और इनकम इनडायरेक्ट। इनकम डायरेक्ट वो है जो जिसका प्रभाव हम पे सीधा रहता है। तो कैसे? जैसे मान के चलो हम स्कूल में काम करें, तो हम बच्चों को पढ़ाने का काम में हमारा मेन पर्पज बच्चों को पढ़ाना है, और उसके एवज में हमें ट्यूशन फीस लेनी होती है। तो ये है हमारी डायरेक्ट इनकम। अब हम बच्चों को सुविधा देने के लिए बस का इंतजाम करते हैं और बस का किराया लेते हैं, लेकिन वो हमारा मेन पर्पज नहीं है, इसलिए बस की फीस एक इनडायरेक्ट इनकम है। या बैंक से जो ब्याज आता है वो भी एक इनडायरेक्ट इनकम है। FD का ब्याज आता है वो भी इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि हमारा FD से ब्याज कमाने का हमारा पर्पज नहीं है, हमारा पर्पज है बच्चों को एजुकेशन देने के बाद उससे ट्यूशन फीस लेना। उसी तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंस और एक्सपेंस, जैसे बच्चों पे खर्च किया जाने वाला खर्च, जैसे स्पोर्ट्स है या उनसे इस तरह से स्पोर्ट्स है, एक डायरेक्ट खर्च करने वाला बच्चों के लिए टीचर्स उपलब्ध करवाना, ये डायरेक्ट खर्चा है, ठीक है। इनडायरेक्ट खर्चे में जैसे बिजली पानी के बिल है, क्योंकि संस्था अगर 10 महीने का चलती है तो 12 महीने को उनको बिजली पानी का खर्चे देने पड़ते हैं, तो इसलिए बिजली पानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो अब बात आप समझ गए होंगे कि अकाउंट्स किस टाइप के होते हैं और इन्हें कैसे हैंडल किया जाता है। तो एक बात सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि किसी भी खाते को CR DR करना हो, सबसे पहले आपको CR DR का पता होना चाहिए। CR और DR में फ़र्क क्या है वो आपको एक DR बताने के बाद ही पता लग जाएगा। जैसे आपको DR करना है, तो अगर किसी के खाते में आप पैसा दे रहे हो या किसी को पैसा दे रहे हो, जिस बंदे के पैसा दे रहे हो, जिस भी व्यक्ति को आप पैसा दे रहे हो, वो हमेशा DR रहता है, और जिससे पैसा ले रहे हो वो CR होता है। तो जिस बंदे को पैसा दिया है वो हमेशा याद रखो कि जिसको पैसा दिया या किसी वस्तु को दे रहे हो तो उसको हमेशा DR किया जाता है और हम CR हो जाते हैं। तो इस तरह से CR DR का डिफरेंस आपको पता लग गया, क्योंकि DR जब आपके माइंड में DR फिट बैठ गया तो CR अपने आप अगले वाला हो जाता है। तो इसी तरह हम इससे बाहर निकलते हैं और बात करते हैं तो अभी हमने समझा कि अकाउंट्स क्या होते हैं। अभी आपने समझा अकाउंट्स क्या होते हैं, तो हम इससे बाहर निकलते हैं पहले और अब अकाउंट बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर में जाके मास्टर के अंदर नीचे सब मेनू अकाउंट्स के अंदर ऐड। तो सबसे पहले हम ऐड करना सीखते हैं अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम अकाउंट, क्योंकि सबसे पहले इनकम होगी तभी हम खर्चे करेंगे, तभी कंपनी आगे बढ़ेगी। और इनकम से पहले होता है कैपिटल अकाउंट। तो आप कैपिटल अकाउंट, क्योंकि किसी व्यापार को शुरू करने से पहले एक पूंजी लगाई जाती है, क्योंकि पूंजी लगेगी तभी उसके बाद में ही इनकम स्टार्ट होएगी। क्योंकि कुछ अगर आप सेटलमेंट ही नहीं करोगे, जैसे कोई दुकान आपने चालू करनी है और उसमें अगर आप कैपिटल लगा के कोई काम नहीं करोगे, यानी कुछ पूंजी लगा के काम नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। पूंजी लगाने के बाद ही इनकम का प्रोसेस चालू होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। तो ये है आपका कैपिटल अकाउंट, हम इसे कैपिटल के नाम से ही बना देते हैं। ऑफिस जंक्शन कैपिटल, ये हमने कैपिटल नाम से अकाउंट बनाया और यहाँ कैपिटल सेलेक्ट कर देंगे। आपके पास यहाँ बहुत से ग्रुप हैं,
तो हम इस ग्रुप के बारे में भी बात कर लेते हैं पहले। तो वहाँ हमने देख लिए ग्रुप आपको, फिर वह भी बता देते हैं। ये है बैंक अकाउंट्स, ठीक है। तो ये एक तरह का करंट असेट होता है, जैसे कैश होता है उसी तरह ये बैंक अकाउंट्स भी काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में है बैंक ओडी अकाउंट। ये एक तरह का लोन लायबिलिटी अकाउंट है, जो बैंक से हमें लोन मिलता है हमारे कामों को करने के लिए, क्योंकि एक ओवर लिमिट मिलती है। कोई अपना हम कंपनी का कुछ भी एसेट रख के उसके एवज में बैंक से हम लोन लेते हैं, वो लिमिट टाइप। ये इस तरह का होता है कि आप कभी भी इसमें पैसा जमा करवा सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। इसमें आपको इंस्टॉलमेंट टाइप देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका इच्छिक है। आप जितनी अमाउंट आप जमा करा सकते हो उससे ज़्यादा निकाल सकते हो, पर इसकी लिमिट जैसे लाख की है तो लाख के से आप ज़्यादा नहीं निकाल सकते। ये हो बैंक ओडी, एक लोन लायबिलिटी होती है। और कैपिटल अकाउंट अभी हम बना ही रहे हैं क्योंकि हमारी पूंजी लग रही है। कैश इन हैंड, जो हमारे पास कैश होगा वो करंट असेट होती है। इसी तरह करंट असेट को भी इन्होंने एक तरह अलग से बना रखा है। उसी तरह करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटी में जैसे मान के चलो हमें किसी सैलरी देनी है, किसी एम्प्लॉय की सैलरी देनी होती है, वो करंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि सैलरी हम महीने की 30 तारीख को बनाते हैं और पेमेंट हम अगले महीने की 4-5 तारीख देते हैं, तो तब तक वो करंट लायबिलिटी रहती है। ड्यूटी जो टैक्स, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये गवर्नमेंट को देने वाला एक टैक्स होता है, जिसकी कैटेगरी हमें आपको लिस्ट में बता चुके हैं। एक्सपेंस डायरेक्ट, एक्सपेंस इनडायरेक्ट, इनके बारे में आपको अभी बताया ही था। तो ये फिक्स असेट है, ये इनकम डायरेक्ट, ये इनकम इनडायरेक्ट, ये इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बताया आपको। एफडीआर जो अपने रखते हैं वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, चाहे स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो इन्वेस्टमेंट टाइप का पैसा होता है, क्योंकि एक स्थायी इनकम लेने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। या एफडीआर जैसे कॉलेज स्कूल लेने के लिए मेन जो अथॉरिटी होती है उनको एक एफडी के रूप में एवज में एक इन्वेस्टमेंट देना होता है। लोन एंड एडवांस असेसमेंट, लोन एंड एडवांस असेस्ट, ये एक तरह से किसी को एडवांस लोन देना। जैसे मैंने किसी को, जैसे स्कूल में आपने कोई एम्प्लॉय को एडवांस लोन दे दिया, ठीक है, वो एम्प्लॉय है, वो धीरे धीरे अपनी पेमेंट्स में से उस लोन की अमाउंट को थोड़ा थोड़ा कम करके कटवाता रहेगा, ठीक है। लोन लायबिलिटी, या किसी से लोन लेते हैं अब पूंजी, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप इस की जगह लोन लेकर अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग स्टार्ट करने के लिए आप बैंक से लोन ले सकते हो, या अपने साथी से लोन ले सकते हो, क्योंकि काम को शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ पूंजी या कुछ लोन लेना जरूरी होता है। प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस, ये एक तरह से एक्सपेंस होते हैं जो पहले से प्री ऑपरेटिव होते हैं, जिनका कंपनी स्टार्ट करने या उससे पहले के एक्सपेंसेस है। प्रोविजनल एक्सपेंस है, ये पेबल होते हैं, ठीक है, इस तरह से एक्सपेंस टाइप होते हैं। परचेज, इसके बारे में बता चुके हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, जो हर प्रॉफिट और लॉस खाते को रिजर्व एंड सरप्लस भी बोलते हैं, क्योंकि वही है 10 रुपये हमने इनकम की और 8 रुपये हमने खर्च किए, तो 2 रुपये सरप्लस हो गई या रिजर्व हो गई। सेल अकाउंट बता दिया, इसमें सभी वस्तुएं सेल की जाती है, इसमें परचेज की जाती है। जैसे हमने कोई परचून की दुकान है तो हम पहले परचेज करेंगे, फिर हम अपने कस्टमर को सेल करेंगे, तो उसकी एंट्री एक तरफ से जहाँ से माल आता है, पर जहाँ से हमने माल की परचेजिंग की है थोक रेट में, वहाँ से हम परचेज के लिए उस कंपनी से परचेज करेंगे और हमारे कस्टमर को बेचेंगे सेल में। सिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं? जो बैंक से लिए होते हैं वो सिक्योर्ड लोन होते हैं। सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट एडवांस, वही अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई है। स्टॉक इन हैंड, जो हमारे पास स्टॉक पड़ा है। सिंडिकेटर, जिससे सर्विस लेते हैं और उसके एवज में उसे पैसा देते हैं। इससे हम पैसा लेते हैं, उसके बदले में हम सर्विस देते हैं, ठीक है। इस पे दोनों पे ध्यान देने वाली है। सिंडिकेटर वो होता है जिससे हम सर्विस लेके उसे पैसा देते हैं, और सिंडिकेटर वो होता है जिससे हम पैसा लेकर सर्विस देते हैं, ठीक है। तो सिंडिकेटर में हम किससे मान सकते हैं? टीचर या एम्प्लॉय को, क्योंकि वो हमें सर्विस देते हैं, उसके बदले में एवज में हम पैसा देते हैं। और सिंडिकेटर में किसको मानते हैं? स्टूडेंट, जिसको हम पढ़ाने की सर्विस देते हैं, ठीक है, उसके एवज में वो हमें पैसा देते हैं। सस्पेंस अकाउंट, ये इस तरह के अकाउंट होते हैं जिसमें हमें कोई त्रुटि रह जाती है, उस त्रुटि के दौरान, जैसे हमने कोई पीसी को पेमेंट करनी थी 15,000 रुपये, गलतीवश हमने पेमेंट कर दी उसको 16,000 रुपये,
क्योंकि अगर मान के चलो, अगर पेमेंट 15,000 करनी होती और हमने 14,000 की, तो 1,000 हम बाद में भी उसको कर सकते हैं पेमेंट। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि 15,000 पेमेंट करनी थी और हमने पेमेंट कर दी 16,000, तो वहाँ हम एक सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे कि 15,000 पेमेंट उसके नाम डालेंगे और 1,000 रुपये सस्पेंस अकाउंट के नाम डालेंगे, और इस सस्पेंस अकाउंट को हमें आगे एंट्री में वापस इस सस्पेंस अकाउंट से वापस हम पेमेंट वापस रिसीव कर लेंगे। अनसिक्योर्ड लोन, ऐसे लोन जो जिनकी कोई गारंटी ना हो, जैसे किसी व्यक्ति से लेते हैं लोन तो उसे चुकाने का कोई सिक्योर जरिया नहीं होता है, यानी कि उस एवज में उसे कुछ भी गारंटी नहीं दी जाती, ऐसे लोन अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। तो अब आपके सामने हमने कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो पहले उसी की बात करते हैं। तो हमारे सामने कैपिटल अकाउंट बन गया। आप इसमें एंट्री एड्रेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नॉन पर्सन अकाउंट है। पर्सन अकाउंट में हम एंट्री करते हैं एड्रेस वगैरह की जो भी है। तो इसको सेव किया। अब हमारे सामने क्या था कि हमने ये अकाउंट बना लिया। एक अकाउंट हमने कैपिटल का बनाया, एक अकाउंट हम इनकम का बनाएंगे। जैसे हम स्कूल में काम कर रहे हैं तो ट्यूशन फीस, क्योंकि मैं छोटे लेवल पे बताना चाहता हूँ, बड़े लेवल पे आपको समझ में नहीं आएगा। ट्यूशन फीस ये एक इनडायरेक्ट नहीं, ये डायरेक्ट इनकम है। डायरेक्ट इनकम है, ये मैंने सिलेक्ट किया, डायरेक्ट इनकम है ये। और इसको सेव करते हुए आगे चले। इसी तरह बस रेंट, ये एक इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है। इसी तरह हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस की। गेम्स एक्सपेंस या स्पोर्ट्स एक्सपेंस, ये एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस है। बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपको सैलरी वगैरह वो पहले से बने हुए खाते हैं, और वाटर एक्सपेंस है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और अब हम एक सैलरी क्रेडिटर खाता बनाते हैं और एक सैलरी डेबिटर खाता बनाते हैं। तो सैलरी क्रेडिटर खाता कौन सा होगा? टीचर एक सैलरी क्रेडिटर खाता होगा, क्योंकि ये हमें सर्विस देता है, उसके बदले में हम इसे भुगतान करते हैं। ये बिल मेंटेन बाय लिखा है, क्योंकि हमें इन्वेंट्री पे काम नहीं करना, इसलिए नो करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक सैलरी डेबिटर खाता बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट 1। स्टूडेंट ये आपका एक सैलरी डेबिटर खाता हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सर्विस देते हैं, उसके बदले में हमें पैसा देता है या भुगतान देता है। नो करें, ठीक है। आपके पास में सभी तरह के अकाउंट्स आ गए हैं। कैपिटल अकाउंट आ गया है, बैंक अकाउंट बना लेते हैं। एक बैंक अकाउंट रहेगा, बैंक अकाउंट नहीं बना तो बैंक हम पीएनबी कर लेते हैं। बैंक पीएनबी करके इसे बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह हम एक ऑडी अकाउंट भी बना लेंगे। पीएनबी का ओबीसी बैंक लिखकर बैंक ब्रैकेट में ऑडी लिख देते हैं। ये आपका ओडी अकाउंट हो गया। ओडी अकाउंट एक तरह का लोन लायबिलिटी अकाउंट होता है, लेकिन हम इसमें पहले से वो डिसाइड किया रखा बैंक ओडी अकाउंट, ठीक है। अब हम एक लोन लायबिलिटी खाता बनाते हैं। लोन लायबिलिटी खाता जैसे मैंने कहा कोई भी ले लिया, लोन 1 एक तरह से लोन लायबिलिटी खाता हो गया, इसे लोन ले सकते हैं। अब आपके सामने लोन लायबिलिटी बैंक लोन नाम से खाता बनाते हैं। ये एक सिक्योर्ड लोन बोलते हैं इसको, सिक्योर्ड लोन, क्योंकि बैंक बिना गारंटी के कोई लोन नहीं देता।
पर्सन, कोई व्यक्ति का नाम पर्सन लिख लेते हैं, पर्सन अनसिक्योर्ड लोन, क्योंकि व्यक्ति से लिया गया लोन अनसिक्योर्ड होता है, उससे भुगतान करना ना करना, कब तक करना, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ अनसिक्योर्ड लोन लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने सभी खाते बनाने सीख लिए हैं। ठीक है, अभी हम और चेक कर लेते हैं कोई खाता रह तो नहीं गया। टेम्परेरी किसी टाइप का बना, बैंक बना लिया, ओडी बना लिया, कैपिटल बना लिया, कैश इन हैंड हमारे पास ऑलरेडी है। करंट एसेट्स में ये आई जाएंगे बैंक और ये खाते। करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटी में स्टूडेंट, ये जो सैलरी क्रेडिटर है वो है। ड्यूटी एंड टैक्स वाले खाते हम बड़े बनाए हैं, एक्सपेंस वाले बना चुके हैं। फिक्स असेट्स में हम बात कर लेते हैं बिल्डिंग की। बिल्डिंग असेट्स, क्योंकि एक फिक्स असेट है, ये फिक्स असेट होगी आपकी। ये फिक्स असेट्स का खाता बना लिया। इसमें आप डेप्रिसिएशन डिसाइड कर सकते हो, पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगता है। ठीक है, बिल्डिंग पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता अभी, बिल्डिंग क्योंकि एक लॉन्ग टर्म के बाद ही इसमें डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। अब मेरे मशीनरी पे, यानी कोई बस पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, बस खरीदी, ये फिक्स असेट है, इस पर डेप्रिसिएशन 40% का होता है और हाफ ईयरली 20% का होता है। इस तरह हम इसे सेट कर लेंगे। इसी तरह कंप्यूटर पे बात करते हैं। कंप्यूटर हमारे पास ऑलरेडी बना होगा और उसको अब देखते हैं कि हमें कंप्यूटर बना है तो ऑलरेडी इसमें अपने को क्या करना है, असेट सेट करने। ये देखो कंप्यूटर है, अब इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फिक्स असेट मुझे कंप्यूटर में 40% ही फिक्स असेट लगता है। ठीक है, इसी तरह हम इसे सेव कर देते हैं। सेव करते मॉडिफाई, ये हमने ये आपको मॉडिफाई करना बताया। अगर और कोई देखना है तो उसे हम देख सकते हैं, जैसे कोई और फिक्स असेट्स बनाना हो तो बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं और किस टाइप के अकाउंट बनाए जा सकते हैं इसमें। तो एक बार टेम्पररी वही देखो, हमने सारे अकाउंट बनाने सीख लिए हैं। इनकम, इनडायरेक्ट वगैरह, इन्वेस्टमेंट का खाता, हाँ इन्वेस्टमेंट का बनाना है तो वापस ऊपर जाते हैं तो यहाँ FDR लिख देते हैं। FDR एक इन्वेस्टमेंट होता है। स्कूल कॉलेज की बात करें तो स्कूल कॉलेज में FDR होती है, म्यूचुअल फंड वगैरह जैसा कुछ नहीं होता, तो FDR लिख दिया। FDR एक इन्वेस्टमेंट खाता है। अब और किसी खाते की बात करते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट के अलावा कुछ और होगा, तो जो खाता बनाने काम हो, तो इसमें लोन लायबिलिटी, प्री प्रोविजन, इनका भी अब यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट ये एडवांस डिपॉजिट है, तो ये हमारे सामने आ गए। और सिक्योरिटी डिपॉजिट का बना लेते हैं। जैसे अपने विद्युत विभाग में हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई तो इसे JVNL सिक्योरिटी लिख देते हैं, क्योंकि विद्युत विभाग की सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी क्योंकि ये अपने को रिफंडेबल होती है अगर अपने कनेक्शन हटा देते हैं तो ये एडवांस सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट है, जिसे हम ये तो इस तरह से हमने सारे खाते बना लिए। अब इन खातों को आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो, जिसे भी एडिट करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ये इस टाइप के खाते आ गए जो आप बना के अपना अकाउंट काम कर सकते हो। इस तरह से मैंने कुछ खाते पहले बने हुए थे और कुछ खाते अभी मैंने बनाए हैं। तो अब इन सभी खातों को एडिट मोड पे खोल के इसमें ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, क्योंकि हमें एडवर्टाइजमेंट खाता है, एक एक्सपेंस खाता है, तो ओके बात सही है। तो अब हमें ज़्यादा एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। लिस्ट में आप इसे लिस्ट देख सकते हो, पहले देखी थी, इस तरह से लिस्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आज अकाउंट्स में अकाउंट्स ग्रुप 4 देखते हैं। ये देखो, अब आप इसमें ग्रुप नेम दोगे, जैसे मैंने कहा टीचर्स नाम का एक ग्रुप अलग ही हो जाए। टीचिंग स्टाफ, इसको टीचिंग स्टाफ लिख देते हैं, टीचर्स नहीं लिखेंगे, टीचिंग स्टाफ। टीचिंग स्टाफ लिखने के बाद इसे कौन से ग्रुप में डालेंगे, सैलरी क्रिएटर, क्योंकि टीचिंग स्टाफ एक
सर्विस देने वाला स्टाफ होता है, तो सेंट्री क्रिएटर हमेशा सर्विस देता है, उसके एवज में पैसे लेता है। तो ये लो हमने सेव कर दिया। उसी तरह हम बात करते हैं स्टूडेंट की। स्टूडेंट, वहाँ अकाउंट टाइप था, यहाँ अकाउंट टाइप ग्रुप है, तो ये मैंने स्टूडेंट लिख के इसे सैलरी डेबिटर में डाल दिया। ठीक है, इस तरह से हमने 2 खाते बनाने सीखे। तो आप चाहे तो कैपिटल खाता भी, अब जैसे अब एक से अधिक बंदे कैपिटल लगाते हैं तो उसके अंदर कैपिटल खाता भी एक से अधिक बन सकते हैं, तो वो इसका ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, लिस्ट मॉडिफाई करना चाहते हो मॉडिफाई कर लो, वही सेम प्रोसीजर है कि उसमें एक्स्ट्रा ग्रुप बनेंगे। अब ये क्या, मैंने नीचे टीचिंग स्टाफ बनाया, तो है तो ये सैलरी क्रिएटर टाइप का, पर वो हमने अपनी सहूलियत के लिए अलग से इसका डिसाइड कर लिया। ठीक है, जब हमें बैलेंस शीट वगैरह देखनी होती है तो हमें अलग अलग करके हम इसे देख सकते हैं। तो अब आपके सामने स्टूडेंट नरेशन में देखते हैं, एसडीडी नरेशन में क्या है। अच्छा, ये वाउचर टाइप नरेशन है कि सेल का जब वाउचर हो तो उसमें क्या नरेशन रहना चाहिए ये, पर अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा काम सिर्फ अकाउंट रिलेटेड है। तो हम अभी आपको इन्वेंट्री के लिए हम मना कर चुके हैं, उसके लिए हम आपको दूसरा वीडियो बना के दिखाएंगे जिसमें आपको इसमें एंट्री कैसे करनी है वो बता देंगे। इन्वेंट्री से पर्पस संबंधित कोई एंट्री होगी तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो हमने अभी तो अकाउंट्स बनाना सीखे हैं, अकाउंट्स में एडिट करना सीखा है और अकाउंट्स के टाइप सीखे हैं। अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन से पहले हम एंट्री करना सीखें या नहीं सीखे, पहले इसी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को हम पूरा कर लेते हैं। लेकिन आपको अकाउंट बनाने सिखाए हैं तो इसका मतलब है कि मुझे एंट्री करनी बताने पहले ज़रूरी पड़ेगी कि एंट्री कैसे की जाती है। तो सेल, परचेज, सेल रिटर्न, सर्टिफिकेट परचेज की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने इन्वेंट्री पे काम नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसिप्ट की। तो रिसिप्ट में सबसे पहले हमने रिसिप्ट एंट्री की। तो अभी हम रिसिप्ट करेंगे, तो अगर हम रिसिप्ट करेंगे तो हमारे पास एक नंबर होता है रिसिप्ट का कि हमने रिसिप्ट किससे की और रिसिप्ट नंबर क्या था और कितनी तारीख थी। तो अभी आपके सामने यहाँ डेट आ रही है, लेकिन वाउचर नंबर लिखा है, वो एक रिसिप्ट नंबर एंट्री होती है, वो अभी तक ओपन नहीं है। उस ओपन एंट्री को ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहीं एडमिनिस्ट्रेट में वापस जाना पड़ेगा और कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन में आपके सामने ये जो आपके सामने वाउचर कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आप वो चीज़ जो रिसिप्ट नंबर है वो आप सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसमें वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में, क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह के वाउचर आ गए। इन सभी वाउचर में, क्योंकि आपके सामने ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे जब जाओगे तो आपके सामने रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, जर्नल, कॉन्ट्रा, डेबिट, नोट, इस तरह के सभी वाउचर है। पर अभी हम इन 2 ही वाउचरों की बात करेंगे जो मेन अभी चल रहे हैं, जिसमें पेमेंट और शिफ्ट एंट्री है। तो सबसे पहले हमें शिफ्ट करना है, क्योंकि हमें क्या करनी है, शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करने के लिए हमें 2 टाइप के वाउचर बनाने पड़ेंगे। 2 टाइप के वाउचर इस तरह कि एक तो हमें रसीद के थ्रू पेमेंट रिसिप्ट करनी हो, एक हमें कोई अदर एक्टिविटी, अदर कोई पेमेंट रिसिप्ट करनी हो। जैसे कैपिटल रिसीव करेंगे तो उसके लिए हमें रसीद की जरूरत नहीं होती, लेकिन जैसे ट्यूशन फीस रिसिप्ट करेंगे तो उसके लिए हमें रसीद की जरूरत होती है। तो इसलिए हमें इस वाउचर का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने रिसिप्ट में देखा कि यहाँ आपके पास में कोई वाउचर सीरीज नहीं है, यहाँ एक मैन लिखा हुआ है। इस मैन की बजाय हम ये 2 तरह के वाउचर सीरीज रखना चाहते हैं। मैन तो रही और मैन के साथ में यहाँ शिफ्ट टाइप की एक और एंट्री रहे। आपके सामने ये था कि इस वाउचर सीरीज को हम 2 लेना चाहते हैं। तो वाउचर में गए और यहाँ शिफ्ट नाम से हमने इसे चूज़ किया। इसमें मैन पहले से पड़ा है, हम इसमें एक और ऐड करते हैं। तो यहाँ न्यू करेंगे, न्यू पे हम शिफ्ट, जहाँ हम रिसिप्ट नाम से एक नई वाउचर सीरीज लेंगे। ठीक है, ये वाउचर सीरीज ली और एक हम अदर, चलो मैन में से ही काम चला लेंगे।
लेकिन हम दोनों के वाउचर एंट्री जो नंबरिंग है वो ऑन कर देते हैं। तो मैन में हम इसमें वाउचर नंबर एंट्री ऑन नहीं करेंगे, सिर्फ मैनुअल रखेंगे। जैसे हमें और वार्निंग लेनी है कि वार्निंग के लिए ऐसा होगा कि अगर आप मैनुअल एंट्री कर रहे हो तो वहाँ पर अगर कुछ करके आगे नहीं निकल रहे तो ये वार्निंग देगा, लेकिन हम कहते हैं वार्निंग नहीं चाहिए, हमें नोट एक्शन सीधा निकल जाए। इसके बाद हम बात करते हैं रिसिप्ट में। रिसिप्ट में हम वाउचर नंबरिंग लेना चाहते हैं ऑटोमेटिक। ये कहता है कि ईयरली लेनी है या डेली लेनी है, तो हमें ईयरली या डेली दोनों में से यहाँ लिखा है री नंबरिंग फ्रीक्वेंसी, ईयरली करनी है या डेली करनी है। तो इसमें ये है कि प्रत्येक दिन एक ईयरली करेंगे तो वो बुक पूरी साल कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर डेली करेंगे तो हमें प्रत्येक दिन की एक बुक हमेशा चेंज करनी पड़ेगी, वो एक नंबर से स्टार्ट होगी। तो हम कहते हैं ईयरली चाहिए। तो ईयरली में नंबरिंग प्रीफिक्स चाहिए कि सुफिक्स चाहिए। प्रीफिक्स में पहले नंबर सीरीज हम कहते हैं नॉट रिक्वायर्ड, जो हमने डालनी है वही। तो यहाँ आपकी स्टार्टिंग नंबरिंग आपको देनी पड़ेगी जो बुक्स आपने स्टार्ट करनी है। जैसे मैंने कि 1101 दे दी तो ये 1101 से स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से एंडिंग के हमने दी नहीं है, क्योंकि एंडिंग का उससे सीरीज से कोई मतलब नहीं, जब हम एंड करेंगे तभी करेंगे ना। तो बुक मेंटेन बुक, अब ये कहता है बुक मेंटेन करनी है, यस या नो। तो बुक साइज 100 की, इस तरह से। तो हम बुक साइज वगैरह अभी इसमें नहीं देंगे, तो हम तो सीधा काउंटिंग 1 से चलाएंगे या 1101 से चलाएंगे। ओके करते हैं और बैक में वापस जाते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, एक शिफ्ट में हमने वाउचर सीरीज सेट की है और बाहर निकलते हैं इससे। अभी तक हमने ओनली रिसिप्ट का काम किया है, बाकी को हमने नहीं छेड़ा। तो ओनली रिसिप्ट पे आप फोकस कीजिए और एस्केप करके हम इससे बाहर निकलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या किया था, वाउचर सीरीज में हमने रिसिप्ट को सेट किया। तो अब इससे बाहर निकलते हैं और शिफ्ट में गए। शिफ्ट में हमने सबसे पहले क्या करना है, मैन में वाउचर एंट्री सेट है, तो यहाँ अपने चाहे तो चेक नंबर लिख दें, क्योंकि हम कैपिटल रिसीव कर रहे हैं, चेक नंबर। तो कैपिटल हमेशा चेक से ही ली जाती है, कैश में नहीं ली जाती। कैश में आप 20,000 तक कैपिटल ले सकते हो या लोन ले सकते हो 20,000 तक का, इससे ज़्यादा आपको चेक से लेना पड़ेगा। तो कैपिटल अकाउंट हमने किस नाम से बनाया था, ऑफिस नाम से, ऑफिस जंक्शन नाम से हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था। इस कैपिटल अकाउंट से हमने 1 लाख रुपया लिया, कहाँ, हमारे बैंक PNB खाते में। ठीक है, तो हमारे पास अब कैपिटल क्या हो गई, 1 लाख रुपया हमने कैपिटल से जमा कर लिया। तो हमने पहली शिफ्ट एंट्री क्या की है, 1 लाख रुपया कैपिटल से जमा किए। ठीक है, इससे हमारा काम चालू हो जाएगा। अब दूसरी एंट्री जैसे ही हमने किया तो हमने कहा कि अब हमारा व्यापार शुरू हो गया, तो हमने 1/7 को एंट्री करेंगे, 1/7 को एंट्री करेंगे, 1/7/20 को। और यहाँ इसने कहा कि आपको कंटिन्यू वाउचर एंट्री देनी है, तो इसने वार्निंग दे दी ना, आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ब्लैंक छोड़ने के लिए आपको कंटिन्यू करेगा तो ब्लैंक जाएंगे। तो अभी हम शिफ्ट की एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ शिफ्ट खाता, शिफ्ट नाम की जो सीरीज है उससे शुरू करते हैं। वो देखो मैंने आपको जो सीरियल नंबर दिया था वो सीरियल नंबर आपके सामने आ गया। अब वहाँ पे आप ऑटोमेटिक ही सीरियल आपको मिलेगा, आप मैनुअल चेंज नहीं कर सकते हो। मैनुअल चेंज करने के लिए आपको पीछे वाली सीरीज में जाना पड़ेगा, और जैसे ही वहाँ पे सीरीज शुरू करोगे तो ये आपका डिसऑर्डर आपको एक मैसेज देगा। उसके बाद में आप इसमें नंबरिंग चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले ट्यूशन फीस नाम से हमने 10,000 रुपये लिए, किसमें, कैश में। ठीक है, हमने कैश में 10,000 रुपये ट्यूशन फीस यानी कि डायरेक्ट लिए अभी। ठीक है, ये तो हमने एक बार डायरेक्ट एंट्री की है इनकम की। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट इनकम की एंट्री की है ट्यूशन फीस की। उसके बाद में हम बात करते हैं बस फीस की। बस फीस की हमने एंट्री की 5,000 रुपये। तो हमारे पास में रसीद नंबर तो वही आ रही है, क्योंकि हमें बस की रसीद नंबर अलग लेनी है। तो हम अब क्या करेंगे, सीरीज दूसरी बनाएंगे।
तो इसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा। तो इसको हम यहीं कैंसिल करते हैं और बस की एंट्री के लिए हम एक दूसरी सीरीज तैयार करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में गए और यहाँ वाउचर सीरीज को चेक किया, रिसिप्ट में गए तो यहाँ हमने एक न्यू बस रिसिप्ट लिख दिया। बस SR लिख देते हैं सीरियल नंबर से, बस SN, और उसका नाम रीनेम कर देते हैं। वो भी हम अब चेंज करना बता रहे हैं आपको। इसका नाम रीनेम करते हैं, मॉडिफाई सीरीज, इसको कह देते हैं ट्यूशन SN, TSN कर देते हैं। ये आपको सीरीज चेंज करना बता रहे हैं। और बस SN के बाद में इसकी नंबरिंग देंगे, ऑटोमेटिक, ईयरली, नॉट रिक्वायर्ड, और यहाँ प्रीफिक्स कुछ नहीं देंगे। और इसकी सीरीज हम उससे थोड़ी डिफरेंट रखेंगे ताकि हमें कन्फ्यूजन ना रहे। तो मैं इसकी 7001 से स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, यस करते ओके करेंगे और ये आपकी प्रोसेस शुरू हो गई। वापस गए और हम ट्रांजैक्शन में गए और रिसिप्ट में हमने बस एंट्री लेनी है, तो यहाँ बस लिखा और वो देखो 7001 से स्टार्ट हो गई। और मैंने यहाँ पे एंट्री 1/7 से ही 1/2/7 से हमने यहाँ एंट्री बस रेंट की एंट्री की 5000 रुपये। ये दोनों की सीरीज हमारी अलग अलग चलने लगी। कहाँ ली? कैश में। इस तरह से आपकी इनकम डायरेक्ट और इनकम इनडायरेक्ट की एंट्री हमने कर ली है। ठीक है, अब हम एक्सपेंस की बात करते हैं। एक्सपेंस में हम बच्चों पे खर्च कर रहे हैं एक्सपेंस। तो हमने 7 तारीख को हमने एक्सपेंस गेम्स में हमने फुटबॉल खरीदने के लिए 5000 रुपये का भुगतान किया। कहाँ से? कैश खाते से। ठीक है, तो आप यहाँ फर्म का नाम भी लिख सकते हो शॉर्ट में, जैसे स्पोर्ट्स वर्ड लिख दो, स्पोर्ट्स वर्ड। तो आपका ये स्पोर्ट्स वर्ड से नाम से हमने एंट्री कर ली। ठीक है, एक एक्सपेंस हम कर देते हैं, बिजली का भुगतान किया हमने 11,000 रुपये का बिजली का भुगतान किया। 11 नहीं 8 कर लेते हैं, तो कितना पैसा हमने एंट्री नहीं किया है। ये लो, ये हमने भुगतान किया, लेकिन इसके लिए हमने क्या किया कि हमने सीधा ही भुगतान कर दिया पहले वाले में। तो अब हमें यहाँ दिक्कत आ रही है कि हमें तो वाउचर नंबर एंट्री करना है, क्योंकि उस बिल का नंबर भी तो होगा। वो चाहे तो आप यहाँ एंट्री कर सकते हो, यहाँ भी एंट्री कर सकते हो। मैंने लिख दिया JDVVNL और एंट्री कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या है कि आपको थोड़ी सी सहूलियत रहेगी। जब आप इसका लेज़र देखोगे तो आपको बार बार शॉर्ट नरेशन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। आप वाउचर नंबर से उसे असेंडिंग कर सकते हो। तो मैं एक बार यहीं लिख देता हूँ, जैसे मैंने 340 नंबर बिल डाला था, डाल देता हूँ और इसको पेमेंट कर देता हूँ। इस तरह पेमेंट हो गई। जब आप इसको देखोगे, मैंने रिसिप्ट एंट्री कर ली, पेमेंट एंट्री कर ली, पेमेंट में ऐड किया, रिसिप्ट में भी ऐड कर लिया। अब हम इस दोनों एंट्रियों को चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले हम जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाकर हम अकाउंट्स बुक्स में लेज़र क्या करेंगे? अकाउंट बुक्स में जाकर लेज़र, ये आपके सामने अकाउंट्स बुक है। अकाउंट्स बुक्स में जाके लेज़र में अकाउंट वाइज चेक करेंगे। तो आपको डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने वन अकाउंट, ये इस तरह से लेज़र पूछ रहा है कि आपको किस तरह से लेज़र देखनी है, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स देखनी है, ऑल अकाउंट्स देखनी है, सिलेक्टेड अकाउंट देखनी है। मैंने कहा वन अकाउंट देखनी है। अभी तो हमें इनकी अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने अकाउंट हमने अभी बनाए नहीं है, बनाए भी हैं लेकिन उनमें अभी एंट्री नहीं की है। तो वन अकाउंट में हमने देखा कैश, क्योंकि कैश में ही हमने पैसा लिया था ना। तो अभी आपके सामने कैश अकाउंट, अब आपके सामने कैश अकाउंट। सबसे पहले हमने ट्यूशन फीस में 10,000 रुपये लिए थे और उसकी रसीद आपके सामने आ रही है। देखो, ये वाउचर आपके सामने लगा हुआ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने बस रेंट से 7,000 रुपये की रसीद से एक पैसा लिया था, 5,000 रुपये, तो ये आपके सामने आ रहा है। और गेम एक्सपेंस में हमने ये डाला स्पोर्ट्स वर्ड, लेकिन हम यहाँ उसका क्या हुआ, वाउचर नंबर या बिल नंबर डालना भूल गए।
और इसी तरह इसमें इसका वाउचर और बिल नंबर डाला, लेकिन नरेशन में डाला है। अगर यहाँ डाला होता तो क्या होता, उसको सेंडिंग करना या उसको देखना अच्छा सही रहता, सेट रहता। क्योंकि अभी इससे पता लग रहा है कि वाउचर नंबर 1101 से या 7001 से आपकी शिफ्ट एंट्री हुई है, पर यहाँ अपने देखने पे इतना पता नहीं लगता है, इसलिए हम इसको सेट करते हैं। तो हम चलते हैं पेमेंट वाउचर पे, कॉन्फ़िगरेशन पे। तो ये हमने चेक किया था, कॉन्फ़िगरेशन में जाके पेमेंट वाउचर पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ मैन को ही हम एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ हम मैनुअल कर लेते हैं, क्योंकि सीरीज वाइज कोई एक्सपेंस नहीं होता, इसलिए मैनुअल कर लेते हैं। नो एक्शन करके बाहर निकलते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। कई बार खर्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने पास क्या होता है कि एक जो नगद खर्चे होते हैं उनके वाउचर की सीरीज कंटिन्यू चलती रहती है। तो कभी कभार ऐसा है कि बिना बीच का वाउचर मिस हो जाता है, तो वो एंट्री करना संभव नहीं होता, इसलिए हमें मैनुअल करना ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो हम बाहर चलते हैं। हमें मैनुअल नंबरिंग हमने सेट कर ली। अब हम पेमेंट में वहीं लेजर में जाके, अभी तो ये पेमेंट और ये दोनों ओपन थे, अब हम डिस्प्ले में जाकर लेजर को चेक करेंगे, कैश बुक को चेक करेंगे, वन अकाउंट पे चेक करेंगे, कैश 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 करते हुए बाहर जाएंगे। और अब हमें क्या करना है, इस वाउचर में क्या करना है, हमने पहले एंट्री कर ली थी पेमेंट की, पर अब इस वाउचर को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने जो मैनुअल वाउचर नंबर देना है, जैसे हमने स्पोर्ट्स वर्ड का 340 नंबर बिल था, वो हमने 340 लिख कर इसको एडिट करते हुए सेव कर देंगे, इंटर मारेंगे, एंटर करते हुए नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए सेव हो जाएगा। तो अब ये आपके सामने वाउचर गेम्स के वाउचर की एंट्री 340 नंबर बिल लग चुका है। और इसी तरह हम ये वाटर बिल का भी अपडेट कर सकते हैं। तो हमने वाटर बिल यहाँ पे 740 लिख दिया और यहाँ से हमने इसको 340 को यहाँ से उड़ा दिया या हटा दिया। तो अभी इसको सेव कर दिया। इस तरह से हमने क्या किया, एक ट्यूशन फीस से इनकम की एंट्री की, एक बस रेंट से हमने 5000 रुपये रिसीट किए, और पेमेंट से हमने 5000 रुपये खर्च किए, और पेमेंट से हमने 8000 रुपये खर्च किए। तो अब हमारे पास 2000 रुपये रह गए। तो 2000 रुपये रहने के बाद हम देखते हैं कि हमारी लेज़र क्या बोलती है, हमारी डे बुक क्या बोलती है। ये हमने डे बुक चेक कर रहे हैं। डे बुक में अब देखो, डे बुक में भी आपको दिखा दिया ट्यूशन फीस से 10,000 रुपये आए, और डे बुक में आपकी वो एंट्री भी आई जो आपने कैपिटल एंट्री की थी। ठीक है, क्योंकि अकाउंट लेजर में कैश में तो ओनली वही एंट्री आती ना कि जो कैश के साथ रिलेटेड एंट्री है। जैसे इनकम की ट्यूशन फीस है वो इनकम है, बैंक रेंट इनकम है, खर्चे हैं, तो वो कैश से संबंधित एंट्री आई थी। तो अब यहाँ पे आपकी ऑफिस जंक्शन ने कैपिटल दिया, उसके बारे में भी एंट्री आ गई है। तो यहाँ डे बुक में आपको जो भी आप जनरल या मैनुअल जो भी एंट्री करेंगे सभी यहाँ पे आपको शो होगी। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल रिजल्ट, जिसमें बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट पे ओरिजिनलिटी अपने चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक तरफ लाइबिलिटीज है, दूसरी तरफ असेट्स है। असेट्स में अभी हमने असेट्स और करंट असेट्स है। तो फिक्स असेट्स तो अभी हमने कोई परचेज नहीं किया है। ठीक है, बस वगैरह नहीं खरीदी है, कोई प्लांट नहीं खरीदा है, कोई फर्नीचर नहीं खरीदा है, कोई भवन नहीं बनाया है। ठीक है, तो अभी हमारे पास में करंट असेट्स में क्या है, करंट असेट्स में हमारे बैंक के पास में 2 लाख रुपये 1 लाख रुपये है। ये देखो, बैंक पीएनबी में हमारे पास 1 लाख रुपये है, और कैश इन हैंड में हमारे पास 2,00,000 रुपये है। तो टोटल हमारे पास 1,02,000 रुपये है। और इधर हमारे कैपिटल से हमें लाख रुपये हमारे पास पड़ा है, और 2,000 रुपये हमारे पास प्रॉफिट हो चुका है। क्योंकि जो खर्चा हमने करने के बाद जो हमारे पास बचा वो 2,00,000 रुपये का प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट में हम देखते हैं कि इनकम हमने 10,000 रुपये ली, और एक्सपेंस हमने 5,000 का किया, और देखो डायरेक्ट इनकम 10,000 है, डायरेक्ट खर्चा 5,000 का। उसके बाद में 5,000 बचे, उसके बाद में हमारे पास इनडायरेक्ट इनकम 5,000 है और इनडायरेक्ट खर्चा 8,000 का है, और उसके बाद हमारे पास 2,000 रुपये बचे। तो ये हमारी बैलेंस शीट जो एंट्री हमने इनकम की, इनकम दोनों इनकम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम की एंट्री की थी, उसकी एंट्री यहाँ आ गई। और एक्सपेंस डायरेक्ट की एंट्री की थी और इनडायरेक्ट इनकी दोनों यहाँ आ गई। और उसके बाद में हमारे पास तीसरा खाता था रिजर्व एंड सरप्लस, वो भी हमारे सामने नेट और प्रॉफिट के सामने हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर
पेमेंट के अंदर ऐड मॉडिफाई या लिस्ट की, तो इसी के अंदर भी मॉडिफाई और लिस्ट की। ठीक है, मॉडिफाई लिस्ट में जाते हैं तो आपको ये पेमेंट आप वहाँ भी मॉडिफाई कर सकते थे अकाउंट लेजर में। यहाँ आपको सिर्फ बिल के अकॉर्डिंग ही आप या डेट के अकॉर्डिंग आप उसमें जा सकते हैं। मेन सीरीज थी और बिल नंबर आपको 340 दिया था, 340 को में जाएगा। ठीक है, इस तरह बिल के हिसाब से आप वाउचर एंट्री में एडिट कर सकते हो। लिस्ट में देखोगे तो आपको सारी जो आपने जो एंट्री की थी पेमेंट की वो आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आप एंटर करोगे उसमें आप एडिट कर सकते हो। ये थी पेमेंट की मॉडिफाई और लिस्ट में जाके मॉडिफाई करना। आप यहाँ से भी मॉडिफाई करते हो, यहाँ भी मॉडिफाई करो। इससे बेटर आपको यहाँ पे मॉडिफाई करना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको कोई वाउचर नंबर नहीं देना पड़ेगा। अगर आपको वाउचर नंबर याद है तो आप दे सकते हो, अगर वाउचर नंबर नहीं याद है तो आप लिस्ट में आके भी एडिट कर सकते हो। अब इसके बाद में हम करते हैं रिसिप्ट पेमेंट। रिसिप्ट पेमेंट में आपकी लिस्ट को देखोगे तो लिस्ट में भी आप जाके यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, लेकिन आप इसमें रिसिप्ट नंबर चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ आप कैपिटल मामले में जो आपने मेन सीरीज बनाई थी उसी में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो आपने फिक्स रिसिप्ट कर दी उसमें आप नहीं चेंज, उसके वाउचर में आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसकी अमाउंट चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब आप बात करते हैं जनरल की। जनरल में आप कौन सी एंट्री कर सकते हो? जनरल में आप एंट्री कर सकते हो जो नॉन कैशेबल है। ठीक है, जो पैसा लिया नहीं गया बस उसकी एंट्री करनी है। जो पैसा गया आप सभी एंट्री इसमें कर सकते हो। रिसिप्ट की एंट्री भी इसमें कर सकते हो, कैश की एंट्री भी इसमें कर सकते हो, पेमेंट की एंट्री भी इसमें कर सकते हो, कैपिटल की एंट्री भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी इस चीज़ को जनरल को अलग क्यों बनाया गया? क्योंकि हमें जो नॉन कैशेबल एंट्री है, जो हमें सिर्फ ट्रांजैक्शन दिखानी होती है, जैसे पैसा जिसमें पैसे का व्यवहार नहीं किया गया, उस जैसी एंट्री को यहाँ दिखाना पड़ता है। जैसे मैंने सैलरी क्रिएट करनी है, तो सैलरी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सैलरी खाता एक्सपेंस है उसको ऑन करना पड़ेगा, और इसमें हमने सैलरी डाली 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, और इसमें सैलरी क्या है कि हमारा खर्च है, तो हमको सर्विस को, सैलरी की सर्विस कौन देगा? हमारा टीचर देगा, क्योंकि टीचर ने हमें सर्विस दी है। कौन सी? सैलरी सर्विस दी है पढ़ाने की, तो खर्चा कौन? अब उसके लिए उसके एवज में हम उसे क्या देंगे? सैलरी। तो उसने सैलरी खाते को DR कर दिया। टीचर ने हमें 10,000 रुपये की सर्विस दी। अब हम टीचर, ये एक जनरल एंट्री है। इसमें क्या हुआ कि न तो कैश पैसे का लेन देन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और सिर्फ एंट्री है। तो इस तरह की एंट्री जनरल एंट्री कहलाती है। अब ये आपके सामने मैंने, अब इन खातों को दोनों को चेक करेंगे। ये देखो, जनरल खाता हमने यूज़ कर लिया, पहले हमने रिसिप्ट खाता यूज़ किया, रिसिप्ट ट्रांजैक्शन एंट्री यूज़ की थी, पेमेंट ट्रांजैक्शन एंट्री यूज़ की थी। अब जनरल ट्रांजैक्शन एंट्री यूज़ करते हैं। अब इसकी लिस्ट में जाते हैं और हम चेक करते हैं हमने क्या एंट्री की थी। ये देखो, मॉडिफाई में आप मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर अगर आपने वाउचर नंबर दिया है तो वाउचर नंबर से सर्च करके आप, या डेट से सर्च करके उसे चेंज कर सकते हो। तो सैलरी में हमने क्या किया कि हमने इसमें वाउचर नंबर नहीं लगाया, तो हम इसकी वाउचर एंट्री में जाते हैं, उसको ब्लैंक करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ कुछ लिखना होता है। तो ये हम कॉन्फ़िगरेशन में, वाउचर में कॉन्फ़िगरेशन में गए और हमने क्या किया, जनरल में जाके मैन को हो नंबरिंग सीरीज़ में मैनुअल कर दिया, और नो एक्शन करके हम बाहर आ गए और बैक किया। बैक करने के बाद हम फिर बैक किया और हम इस ट्रांजैक्शन में जनरल में वापस आए और लिस्ट में जाके ओपन किया और उस नंबर वाउचर को चेंज किया। ये देखो, अब वाउचर नंबर आपका ओपन हो चुका है, और वाउचर नंबर आपका ओपन हो चुका है। आपने वाउचर नंबर ऑन किया तो आप यहाँ लिख सकते हो कि मैंने इसको मार्च की सैलरी क्रिएट की है, मार्च की सैलरी क्रिएट की है, मार्च 20 की सैलरी हमने क्रिएट कर ली। ठीक है, अब इस बंदे को क्या देना है? हमें मार्च 20 की सैलरी हमने देनी है। तो अब देनी कैसे है? देखो, हमारे पास तो कोई पेमेंट ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अब एक रिसिप्ट एंट्री डालेंगे। कितनी तारीख में? 5/7 में हम एक रिसिप्ट एंट्री डाल लेते हैं। 7 नंबर चीज़ से हमें ट्यूशन फीस आ गई बच्चे की, कितनी? 20,000 रुपये आ गई, और इसे कैश में रिसीव कर लिया। ठीक है, कैश में रिसीव करने के बाद हम उसे पेमेंट कैश भी दे सकते हैं और चेक भी दे सकते हैं। तो हमने आज तारीख 1/5 को इसको हमने 1/5 को हम इसको क्या करेंगे?
मार्च सैलरी देंगे। टीचर 1 को हमने मार्च सैलरी दी 10,000 रुपये। नहीं, हम इसको रॉन्ग करते हैं, हमने इसको 8,000 रुपये सैलरी दी, क्योंकि हम एक खाता और चेंज करना चाहते हैं। इसके थ्रू 8,000 रुपये सैलरी दी, बैंक से या कैश दे दी, कैश दे दी हमने 8,000 रुपये। ठीक है, ये हमने 8,000 रुपये सैलरी दे दी। अब इस खाते को, टीचर खाते को हम चेक करेंगे, यानी कि उस टीचर का नाम चेक करेंगे। टीचर, इसको टीचर नाम दिया था हमने, तो सिंडिकेटर। ये देखिए आपके सामने मैंने इसकी सैलरी, ये 6 लग गया, इसको नरेशन में 6 लग गया, इससे 6 दिख रहा है, तो मैंने इसको हटा दिया और डिलीट कर दिया इसको, और ओके सेव कर दिया, तो आपको वहाँ दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से मैंने इसकी जनरल में एंट्री की कि मेरे को इसको 10,000 रुपये देने हैं, और मैंने इसको दिए 8,000 रुपये। तो अब 2,000 रुपये की इसको क्या है, देनदारी बनती है। अब बैलेंस शीट में इस चीज़ को चेक करेंगे अपने। बैलेंस शीट में हमने इसको चेक किया, तो आपके सामने 2,000 रुपये की करंट लाइबिलिटी रहती है, और प्रॉफिट आपका 12,000 हो जाता है। क्योंकि ये देखो कि 30,000 रुपये इधर से डायरेक्ट इनकम से आए, 5,000 आपने खर्च किए, और टोटल आपके पास 25 बचे, और इनडायरेक्ट इनकम से खर्चा 5,000, और ये सैलरी का खर्चा 10,000 और हो गया इसमें। तो आप इसको कलेक्ट करके भी दे सकते हैं, एंटर मारोगे तो आपके अंदर आप उस खर्चे को ध्यान से देख सकते हैं, और इधर खर्चे को इधर देख सकते हैं। देखो अभी एक देखो, सैलरी एक खर्च खाता था, यानी एक्सपेंस खाता था, इसलिए इसमें एक्सपेंस खाते को दिखाया, न कि आपके उस टीचर के खाते को दिखाया। टीचर एक सैलरी खाता था, वो नहीं यहाँ नहीं दिखाएगा, वो आपका यहाँ दिखाएगा। ये देखो करंट लायबिलिटी में किसको पैसे देने हैं, टीचर। देखो मैंने टीचर सिंडिकेटर के अंडर में टीचर बनाया था, इसलिए सिंडिकेटर के अंडर टीचर जाएगा, और इस टीचर को देनदारी कितनी रहेगी, 2,000 रुपये इसको देने हैं। तो आपके पास सामने अब क्या हुआ कि हमने क्या क्या चेक किया। एक तो टीचर की सैलरी क्रिएट की, यानी कि हमने एक सिंडिकेटर खाता चेक किया, एक एक्सपेंस खाता चेक किया, और एक उसकी लायबिलिटी चेक की। तो इस तरह आप सैद्धांतिक गलतियों को से बचने की कोशिश कीजिए, और इस तरह से आप चेक कीजिए। आप एक एक एंट्री को डाल के आप पीजी में चेक कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट नहीं भी आता है तो आप इतना तो कॉमन सेंस आपको होता है कि रिसिप्ट एंट्री, एक रिसिप्ट एंट्री रिसिप्ट होती है, और उसको कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, और वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि जिसको डीआर करेंगे उसके पास पैसे जाते हैं, लेकिन जो हमें देता है उसको सीआर हो जाता है। जैसे ट्यूशन फीस सीआर है, तो इनकम हमेशा सीआर होती है। कैपिटल हमेशा डीआर और सीआर दोनों हो सकती है, कि कैपिटल विड्रॉल भी हो सकती है, कैपिटल को डिपॉजिट भी करवाया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह एक्सपेंस खाते हमेशा डीआर होते हैं, सीआर कभी नहीं हो सकते। इनकम खाते हमेशा सीआर होते हैं, डीआर नहीं हो सकते। ठीक है, और सिंडिकेटर खाता सीआर डीआर दोनों हो सकता है, क्योंकि उसको सर्विस देता भी है, सर्विस पैसे लेता है। और उसी तरह डेबिटर खाता हमेशा सीआर होता है, डीआर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है कि सिंडिकेटर खाता डीआर सीआर दोनों हो सकता है, लेकिन डेबिटर खाता हमेशा डीआर सीआर ही रहेगा, डीआर कभी नहीं हो सकता। इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना नहीं होने पर आपके अकाउंट्स में दिक्कतें काफ़ी आ जाएगी। तो अब हम एंट्री करते हैं किस खाते की। ये हमने एक जनरल खाते की हमने एंट्री देख ली, इसमें एडिट करना देख लिया, इसकी लिस्ट देख ली। ठीक है, तो ये हमारी ट्रांजैक्शन में एंट्रियाँ थी जनरल की, वो हमने देख ली। अब करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री की बात। कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री में आप बैंक एंट्री कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बैंक एंट्री। इसमें आप अपनी ही कैश अमाउंट, अपनी ही अमाउंट का लेन देन करते हो, अपने ही खातों का लेन देन करते हो। आप किसी बाहर की पार्टी का लेन देन नहीं कर सकते हो। ना तो आप इसमें टीचर का लेन देन कर सकते हो, ना इसमें आप स्टूडेंट का लेन देन कर सकते हो, ना कि अदर पार्टी का लेन देन कर सकते हो। इसमें आप बैंक टू कैश, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, या ओडी अकाउंट टू कैश अकाउंट, इसका आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैंने बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये जमा कराए। कहाँ से, कैश अकाउंट से डिपॉजिट कराए। तो डिपॉजिट करने के लिए हमें क्या करना, वाउचर में हम डिपॉजिट लिखेंगे, इससे हमें पता लग जाएगा कि ये अकाउंट डिपॉजिट हुई है। तो अब वाउचर सीरीज को वापस चेक करने जाते हैं, कहाँ,
कॉन्फ़िगरेशन में वाउचर सीरीज को हम देखते हैं कॉन्ट्रा एंट्री में मेन में जाके इसको नंबरिंग वही सेट करेंगे और मैनुअल कर देंगे। मैनुअल नो एक्शन करके हम वापस आएंगे और कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री करने के बाद ये देखो 1/4 में हमारे पास कोई पेमेंट नहीं थी, 10/12 में हमारे पास 15/7 में हम पेमेंट लेते हैं। 15/7 में हमने क्या किया, 15/7 में हमने वाउचर एंट्री यहाँ लिख देते हैं डिपॉजिट। चाहे तो आप इसकी एक बुक लगा सकते हो डिपॉजिट की, जिसमें आप एंट्री करके आप इस एंट्री को यहाँ पे कर सकते हो, पर फिलहाल मैंने डिपॉजिट लिख दिया क्योंकि कुछ कंपनीज या कुछ स्कूल्स इस तरह की एक रिसिप्ट रखते हैं जिसके थ्रू आप पैसा जमा कराते हो, तो उसकी एक रिसिप्ट एंट्री होती है। जैसे बैंक आपके वाउचर पे लिख देता है कि ट्रांजैक्शन नंबर, लेकिन बैंक अपने को हमारी रिसिप्ट पे ट्रांजैक्शन नंबर नहीं लिखता, बल्कि हम अपनी रसीद बुक, एक तरह की रसीद बुक लगाते हैं जिस पे हम लिखते हैं कि हमारी ये इतने नंबर रसीद से इतना पैसा बैंक को गया। तो बहुत कम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ अपने नॉर्मल यूज़ करेंगे डिपॉजिट। तो मैंने बैंक में पैसा जमा कराया 10,000 रुपये, 10,000 रुपये जमा कराया, तो हमारे पास शायद 10,000 रुपये होंगे ही नहीं, हो गए है 14,000 रुपये। तो हमने 10,000 रुपये जमा कराया, तो अब हमारे पास कैश में कितना रुपया रह गया, हमारे पास कैश में, अब कैश अकाउंट आप चेक कीजिए, कैश अकाउंट में हमारे पास में ये टीचर अकाउंट चेक हो रहा है, कैश अकाउंट कैश करेंगे, कैश अकाउंट में हमारे पास में 4,000 रुपये रह गया क्योंकि हमने 10,000 रुपये बैंक में जमा करा लिया। तो अब हमको जरूरत पड़ गई कि हमें 17/7 में क्या है, कुछ खर्चे करने थे, तो इसलिए हमें बैंक से विड्रॉल करना पड़ेगा। तो हमने 17/7 में क्या किया, विड्रॉल लिख दिया यहाँ पे, विदड्रॉल। तो यहाँ विड्रॉल कराने के लिए हमें चेक की जरूरत पड़ती है, तो विड्रॉल चेक के बगैर तो होता नहीं है, तो चेक नंबर डाल देंगे यहाँ पे, चेक नंबर कुछ भी डाल दो आप, 840 डाल देता हूँ मैं। चेक नंबर से हमने क्या किया, कैश खाता DR किया, क्योंकि पैसा जिसके पास जा रहा है वो DR होगा। तो हमने यहाँ 50,000 रुपये डाला और यहाँ बैंक से CR कर दिया, और अब हमारे पास में कैश खाते में हमारे पास में कितना रुपया हो गया, ये हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। कैश खाते में हमारे पास में 54,000 रुपये हो गया, लेकिन हमें क्या जरूरत पड़ गई, हमें और पैसे की जरूरत पड़ गई। तो हम बैंक खाते में हमारे पास पैसा नहीं है, पर हमारे पास OD लिमिट है इतने की, 2-3 जो भी आप 10 लाख की मान लो। तो अब इसी एंट्री हम OD खाते की एंट्री करेंगे। 17/7 में हम OD खाते से वही चेक से पेमेंट निकलेगी, इससे पहले पेमेंट नहीं निकलेगी, तो वहाँ पेमेंट 741 नंबर डाल देते हैं, और हम कैश खाते में 50,000 रुपये OD खाते से डाल देते हैं। अब देखो, अब हम देखेंगे, ये देखो हमने विड्रॉल करवाया, अब हमारे पास कैश अकाउंट में क्या हुआ, 50,000 रुपये OD खाते से आया, 50 रुपये हमने बैंक खाते से लिया। अब हम इसको बैलेंस शीट में देखते हैं तो क्या दिखेगा आपको, ये देखिए बैंक में वही प्रॉफिट 12,000 का है, और कैपिटल अकाउंट लाख की है, और 2,000 की लाइबिलिटी अभी टीचर को देने वाली है, और लोन लाइबिलिटी 50,000 की है। मैंने आपको बताया था कि बैंक OD खाता हमेशा लोन लाइबिलिटी खाता होता है, अगर वो बैंक खाता होता तो आपको करंट सेट में नज़र आता, ठीक है। तो ये देखो बैंक लोन लाइबिलिटी खाता बोलता है, ये देखो OD खाता एक लोन लाइबिलिटी खाता है, ठीक है। हालांकि उसका नाम बैंक दिया है, लेकिन बैंक खाते से आप जैसे ही बैंक खाते से आप समझेंगे कि वो एक तरह का बैंक खाता है, अब दरअसल में इनडायरेक्टली वो एक लोन लाइबिलिटी खाता होता है। आप अब करंट एसेट्स में जाके चेक कीजिए तो आपको दिखेगा कि ये एक, देखो बैंक अकाउंट में 60,000 रुपये पड़े हैं और 104 रुपये आपके कैश अकाउंट में पड़े हैं। तो आपको अगर वो दिखाना होता तो यहाँ आपको करंट एसेट्स में आपको बैंक अकाउंट दिखाता, लेकिन नहीं, क्योंकि बैंक OD खाता एक लोन लाइबिलिटी खाता है, और करंट लाइबिलिटी खाता आपको बता दिए सैंडी डेबिट क्रेडिटर खाता एक लोन करंट लाइबिलिटी खाता है। अब हम इस चीज़ को चेक करेंगे कहाँ, आउटस्टैंडिंग में। आउटस्टैंडिंग में क्या चेक होता है कि आपने कोई गलतियाँ की है उसका सुधार करना, जैसे किसी को पेमेंट देने वाली थी या लेने वाली थी, तो आप इसको इसमें चेक कर सकते हो। मैंने कहा अमाउंट रिसीवेबल, तो अमाउंट रिसीवेबल कोई बोलेगी नहीं क्योंकि किसी से पेमेंट लेनी नहीं हमने, और अमाउंट पेबल बोलेगी क्योंकि किसकी, उस टीचर की, कि अब उसको 2,000 रुपये अभी भी देने बाकी है। तो यहाँ से आप आउटस्टैंडिंग आप चेक कर सकते हो, ये देखो 2,000 की आउटस्टैंडिंग
उस टीचर के नाम बोल रही है, उस टीचर को 2000 रुपये आपने देने हैं। ऊपर लिखा अमाउंट पेबल, तो आपने 2000 रुपये उस टीचर को देने हैं। ट्रायल बैलेंस भी आप चेक कर सकते हो। ट्रायल बैलेंस में आप देखोगे कि आपको यहाँ रेवेन्यू और करंट एसेट्स खाते ही दिखाई देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास कितना प्रॉफिट कितना लॉस है। तो आपके पास 1 लाख की कैपिटल आई, 1,64,000 आपके पास करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स मतलब बैंक अकाउंट्स है, आपके बैंक अकाउंट्स और कैश अकाउंट में कितना पैसा है। 2000 रुपये की आपकी लाइबिलिटी है, 50,000 की आपकी फिर लोन लाइबिलिटी है जो आपने बैंक ओडी खाते से ली, और रेवेन्यू अकाउंट आपका 12,000 का है। तो दोनों का टोटल 1,64,000 हो गया। जो आपके पास जमा है उसके बराबर आपका इधर वाला क्रेडिट बराबर होना चाहिए। इस तरह से आप ट्रायल बैलेंस भी चेक कर सकते हो। अब आपके सामने मैंने कॉन्ट्राइटी में कैश टू बैंक, बैंक टू कैश कैसे विड्रॉल करना है वो भी आप 3 तरह से सीख सकते हो। तो आपके सामने अभी मैं एक बार और ट्राई दे देता हूँ कि मैंने सबसे पहले बैंक में डिपॉजिट करवाया 10,000 रुपये, बैंक से विड्रॉल किया 50,000 रुपये, बैंक ओडी से विड्रॉल किया और बैंक से विड्रॉल किया। तो इस तरह से मैं बैंक से एक एंट्री में बैंक ओडी में करता हूँ, क्योंकि मैंने बैंक में पैसा जमा करवा लिया, बैंक से पैसा निकलवा लिया, ओडी खाते से पैसा निकलवा लिया, पर ओडी खाते में कैश से पैसा जमा नहीं कराया, न बैंक से ओडी खाते में जमा कराया। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एंट्री और करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ एक बार, चाहे तो आप ओडी डिपॉजिट लिख सकते हो, ओडी डिपॉजिट। तो ओडी डिपॉजिट में मैंने क्या किया, 50,000 रुपये वापस जमा करा दिए। नहीं 70,000 रुपये मैंने, नहीं 50,000 करवाएंगे, क्योंकि ओडी खाते में उससे ज़्यादा पैसा नहीं जमा करा सकते, वो एक तरह से एक्सपेंस खाते में चला जाता है। मतलब उसका ब्याज तो मिलता है, लेकिन उसमें ओडी खाते में एक्स्ट्रा जमा कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैंने बैंक खाते में आपके 50,000 रुपये जमा करवा दिए। अब इस चीज़ को आप चेक कीजिए, तो आपका वहाँ ओडी खाता नील बोलेगा। बैलेंस शीट में चेक कर सकते हो आप, बैलेंस शीट में चेक करोगे तो आपके सामने ओडी खाता जो करंट लोन लायबिलिटी वो आपकी ख़त्म हो चुकी है और वो पैसा बैंक में ट्रांसफ़र हो चुका है। अच्छा कैश में किया था, हाँ कैश पे डोल किया था शायद, नहीं 60,000 बैंक में था, वो ओडी खाते को दे दिया, तो ओडी खाता नील हो चुका आपका। ठीक है, ओडी कुछ है नहीं, तो बैंक में आपके 10,000 रुपये ही बच गए। ठीक है, अब इसी तरह मैं 10,000 रुपये ओडी खाते में और जमा करा देता हूँ। कैसे, कैश ओडी खाते में मैंने 10,000 रुपये 10,000 रुपये और जमा करा दिए। तो अब आपके पास क्या बोलेगा, देखो लोन लायबिलिटी इधर बैलेंस शीट में क्या बोलेगा, बैलेंस शीट में क्या बोलेगा आपके, माइनस। इसका मतलब है आपने 10,000 रुपये ज़्यादा जमा करा दिए। इस त्रुटि को यहाँ देखा जा सकता है, क्योंकि कोई भी बैलेंस, कोई भी फिगर माइनस में नहीं होगा। ठीक है, कोई भी फिगर माइनस में नहीं होगा। अगर माइनस में कोई चीज़ आती है तो एक्सचेंजेबल हो जाती है। अगर लोन लायबिलिटी माइनस में है तो अगर वो एसेट्स में चली जाएगी, उस एसेट्स में से माइनस हो जाएगी। इस तरह यहाँ माइनस नहीं आएगा, तो आप उसको चेक करके उसको डिलीट कर सकते हो, उस एंट्री को हटा सकते हो, क्योंकि वो आपसे गलत हो चुकी है। तो अकाउंट के मामले में आप पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल और कॉन्ट्रा एंट्री कर सकते हो। अब आपकी एक एंट्री रह गई, कौन सी, स्टूडेंट डेबिटर एंट्री। तो स्टूडेंट डेबिटर एंट्री कैसे की जाती है, क्योंकि मैंने ट्यूशन फीस से इनकम डायरेक्ट कैश करवा ली थी। अब क्या होता है कि थ्रू पैसा जाए, जैसे मैंने आपको सर्विस में टीचर ने आपको सर्विस दी, तो उसने सैलरी खाते को डीआर कर दिया, क्योंकि सैलरी एक एक्सपेंस है, तो उसने सैलरी खाते को डीआर कर दिया और खुद सीआर हो गया। और लेकिन जब हमने उसको पेमेंट की तो टीचर डीआर हो गया और कैश अकाउंट सीआर हो गया। तो इसी तरह हम अब जनरल में एंट्री करेंगे, कैसे कि जो ट्यूशन फीस खाता है, जो ट्यूशन फीस खाता है वो क्या करेगा, स्टूडेंट को डीआर करेगा। ठीक है, स्टूडेंट को 10,000, इसने क्या किया कि उसने स्टूडेंट को 50,000 रुपये दे दिए, ये 10,000 रुपये दे दिए,
किसने दिए? ट्यूशन फीस ने। ठीक है, तो मान के चलो कि हम यहाँ ट्यूशन फीस की बजाय हमने बस भी लिख दी, बस रेंट भी दे दिया। बस रेंट में मैंने यहाँ 10,000 रुपये दिए, यहाँ मैंने 10,000 रुपये दिए, नहीं यहाँ मैंने 15 कर दिए, और यहाँ 10 कर दिए, और यहाँ 5 कर दिए। ऑटोमेटिक 5 आ जाएगा तब उसमें होगा इस तरह से। अब क्या हुआ कि अब आप इस एंट्री को चेक करेंगे बैलेंस शीट में। देखो आपका प्रॉफिट बढ़ गया, इनकम आपकी बढ़ गई है। देखो इनकम, ट्यूशन फीस कैश वाली आ रही है, और वो ऊपर आपकी 10,000 रुपये, स्टूडेंट ने आपको 10,000 रुपये दिए, तो स्टूडेंट ने आपको 10,000 रुपये दिए, तो अभी यहाँ पे स्टूडेंट को आपने 10,000 रुपये दिए, तो इनकम खाते ने 10,000 रुपये स्टूडेंट को दे रखे, लेकिन अभी तक वो कैश नहीं हुए। तो इसलिए क्या हुआ कि आपके पास में वो कैश नहीं बोल रहा है। तो अब इसको कैश में आप कैसे रिसीव करोगे? आप इसको स्टूडेंट लिखो, स्टूडेंट खाते से 15,000 रुपये आप रिसीव करो। किसमें? क्योंकि इस मामले में अब आपकी शिफ्ट का चक्कर पड़ेगा, क्योंकि वो एक शिफ्ट के हिसाब से आप अलग अलग फीस ले रहे थे। इसमें क्या है, एक स्टूडेंट फीस दे रहा है। तो स्टूडेंट क्या होता है कि एक स्टूडेंट की जो शिफ्ट बनती है उसमें आप बस की और ट्यूशन की फीस आप एक साथ चला सकते हो, तब इसमें वो एक ही रसीद नंबर देना होता है। तो अब हम इसकी एक सीरीज अलग से बनाते हैं, क्योंकि ये तो अलग अलग देने की थी, अब हम सीरीज बनाते हैं सिर्फ स्टूडेंट के लिए। तो कॉन्फ़िगरेशन में रिसिप्ट में जाएंगे और इसमें एक न्यू रिसिप्ट ऐड करेंगे, STS नंबर एंट्री की, और इसको क्या किया, नंबरिंग ऑटोमेटिक दे देंगे, ईयरली। ओके, सेव करते हैं, और एक नंबर से सेव हो जाएगी। और शिफ्ट में आगे वापस, और इसको स्टूडेंट नाम वाली शिफ्ट को हमने ऑन किया तो एक नंबर से वापस आई। अब हम स्टूडेंट के नाम से एंट्री करेंगे 15,000 रुपये की, और ये हमने कैश में एंट्री कर ली, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट के नाम 15,000 रुपये बोल रहे थे, और दिए किसने? बस ने दिए, उसने दिए। तो यहाँ हम उसकी एक मिक्स एंट्री शीट करते हैं। ठीक है, वहाँ हम हेडवाइज उसकी बस की फीस लगा देते हैं, लेकिन यहाँ उसकी एक मिक्स फीस शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमने 15,000 शिफ्ट किए। अब आप इसकी बैलेंस शीट में चेक कर सकते हो कि आपका कैश, इनकम और ये कैश, ये देखो कैश में आपकी एंट्री बढ़ चुकी होगी। ये 15,000 ट्यूशन फीस ने स्टूडेंट ने हमें दे दिए। ठीक है, एक नंबर रसीद से हमें स्टूडेंट ने वापस दे दिए। इस तरह आप एंट्री अलग अलग भी स्टूडेंट वाइज कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर स्कूल वाले ट्यूशन फीस को डायरेक्ट रिसिप्ट में लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट वाइज नहीं करते। क्योंकि स्टूडेंट वाइज लेज़र बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है कि माना कि हमने स्टूडेंट के नाम से ट्यूशन फीस और बस फीस क्रिएट कर ली, लेकिन क्या है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में तब तक बच्चे फीस नहीं देते। हम तो बच्चे की फ़ीस क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन बच्चे फ़ीस नहीं देते। इस तरह से वो फीस बढ़ती जाती है। इसलिए ज़्यादातर स्कूल डायरेक्ट शिफ्ट से ही फीस लेते हैं और पेंडिंग फीस को वो शो नहीं करते। ठीक है, तो क्योंकि जो करंट ईयर में जो पैसा आता है वही उस दिन उनकी इनकम होती है और उन्हीं में से खर्चा होता है। और इससे क्या होता है कि अगर बाई चांस किसी बच्चे की फ़ीस का रिलैक्सेशन करना होता है तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है, वहाँ इसमें रिलैक्सेशन भी दिखाना पड़ता है।
तो आपके सामने अभी ये मैंने बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, अकाउंट वाइज लेजर, अकाउंट लेजर और ये आपको बताया। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे तो अभी हम इस चीज़ को देख रहे थे, एक सिंगल लेजर कैसे देखी जाती है, वो अभी इसी वीडियो में चेक कर लेते हैं। देखो सिंगल लेजर, सिंगल कॉलम। आप कैश कॉलम देखोगे तो आप इससे सिंगल लेजर तैयार कर सकते हो इस तरह से। ये आपकी एक सिंगल लेजर है, नहीं बुक है, सिंगल कैश बुक है। इस तरह से आपकी एंट्री सीट वगैरह एंट्री होती है। आप इसको डबल कैश बुक में कैसे लिख सकते हो, जैसे आपको तीनों अकाउंट एक साथ देखने हो तो कैसे करोगे, तो आप उसके लिए मल्टीपल कॉलम करोगे। तो ये कहता है आपने मल्टीपल कॉलम अभी तक डिफाइन नहीं की है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंगल के लिए तो इसमें अगर प्रिंटिंग भी लेना चाहते हो तो इस तरह से प्रिंट ले सकते हो आप। ये देखो, आप इसमें कैश बुक लिखो या बैंक बुक लिखो तो आप इसमें सिंगल से प्रीव्यू देख लो, कुछ छोटा प्रीव्यू है, अपने जल्दी शो हो जाएगा, इतनी ज़्यादा एंट्री नहीं है। ये देखो इस तरह से आपका प्रीव्यू आ जाएगा। ये आपकी कैश बुक बन गई और आप इसे प्रिंट करके लिख सकते हो। अब आती है डबल एंट्री की बात। डबल कैश बुक कैसे लिखी जाए। अब इसमें बैंक की भी एंट्री है, उसकी भी आप, क्योंकि अगर आप सिंगल लेजर के हिसाब से काम करोगे तो आपको 3 लेजर लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ओडी खाते की अलग लिखनी पड़ेगी, बैंक खाते की अलग लिखनी पड़ेगी, कैश खाते की अलग लिखनी पड़ेगी। तो आपको अब चाहिए कि तीनों एंट्री एक साथ लिखी जाए। तो इसके लिए आपको वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा और यहाँ कॉलमर रिपोर्ट पे क्लिक करके आपको बैंक कैश पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ आपको पहले कैश अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, दूसरा बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, तीसरा ओडी खाता सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ये आपके पास 3 अकाउंट है। अब तीनों अकाउंट की आप एक साथ लेज़र देख सकते हो। पहले तो आप डिस्प्ले में जाके देखो कि आपकी लेज़र तैयार हो रही है। देखो तीनों अकाउंट एक साथ है, पर आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको इसकी प्रिंटिंग देखनी पड़ेगी। इसकी प्रिंटिंग देखने के लिए आपको प्रिंटिंग में जाइए और आप इसमें कैश बुक प्रिंटिंग में जाके मल्टीपल कॉलम पे क्लिक करके 80+ पे क्लिक करोगे और प्रीव्यू देखोगे तो आपको तीनों प्रिंटिंग एक साथ नज़र आएगी। इस तरह से आपके पास तीनों प्रिंटिंग एक साथ नज़र आएगी। इसको फुल थोड़ा जूम करके देख लीजिए। ये देखिए, मैं इसको 200 पे कर देता हूँ, 300 पे हो गया, 200 करता हूँ, 200। ये देखिए इस तरह से आप इसकी प्रिंटिंग देख सकते हो। थोड़ा कम ही करना पड़ेगा। ये देखिए इधर आपकी टाइप दिखा है, कैश बुक, बैंक बुक, हाँ इधर अच्छा है, कैश, बैंक ओडी। तो इसमें पहले आपके कैपिटल, ये ट्यूशन फीस, फिर कैपिटल आई हुई है। ठीक है, ये आपका रसीट हो गया और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ये क्लोजिंग बैलेंस बीच में दिखा रहा है, फिर आगे इसकी ओपनिंग है, फिर आपके यहाँ खर्चा, खर्चे के बाद आपके पास क्या बचा, 8,000 बचा, ये 8,000 खर्चा, 2,000 बचा। इस तरह आपकी ये आपकी बैलेंस शीट, इस तरह आपकी ये बैलेंस का कैश बुक तैयार हो गई है, क्योंकि तीनों कॉलम एक साथ अधिकतम उसमें 5 कैश बुक खाते आप एक साथ ले सकते हो। तो आज के ये आपके कैश बुक, सिंगल कैश बुक और मल्टीपल कैश बुक आप देख सकते हो। और अकाउंट समरी में आप आउटस्टैंडिंग भी आपने देख ली, और इससे ज़्यादा अब आपको इतना डीपली बता दिया है। और अब आपके पास सामने ये इन शॉर्टकट को आप यूज करके दे सकते हो। अब मुख्य चीज़ें आपको अगर इसके अलावा और भी हैं तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। ऑफिस जंक्शन चैनल में आपका स्वागत है और आपका प्यार ही मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद। और आपको अगर कोई
चीज़ कोई भी इसमें समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके इस वीडियो के एंड में मुझे बता सकते हैं और मुझे कमेंट कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए